कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? ये मुझे मालूम है आप सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। और एक चीज, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? नीट की भी और सीबीएसई की। जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए तो नीट ही सब कुछ है, और जो हमारे सीबीएसई के रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए सीबीएसई का 12th बोर्ड का एग्जाम भी बहुत जरूरी है और नीट का एग्जाम भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। ये आपको समझ आ रहा होगा, इन सीटू और एक्स सीटू। अब बताइए जल्दी से, ये कहाँ पे है? ये टॉपिक 12th क्लास की बुक का टॉपिक है, और जो चैप्टर का नाम है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। याद आ गया ना आपको? अब इस कंजर्वेशन चैप्टर में और बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में मैं बेसिकली आपको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जाए वो पढ़ाने वाली हूँ। कंजर्व कैसे किया जाए यानी उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। ये हम सबको मालूम है कि कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली एंडेंजर्ड होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं थ्रेटेंड होते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि हम जाने वाले हैं इस दुनिया से, हमको सेव कर लो। सो हम यही इसमें इन सीटू में और एक्स सीटू में आज पढ़ने वाले हैं। सीबीएसई के बच्चे ये ध्यान दे लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90% आपके एग्जाम में 19 मार्च के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो यही है नीट पेपर का पंचनामा। क्यों है पंचनामा? क्योंकि हमको 2024 के 5th में के पेपर में फुल 360 मार्क्स लेके है आना, और ये सारे जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सब के सब आपको आने वाले हैं, और आप 4 मार्क्स हर क्वेश्चन में लाने वाले हैं। ओके, तो बस चलते हैं। मैंने यहाँ पे सब कुछ बहुत शॉर्ट वे में लिखा है, इसलिए लिखा है कि मैं लेंदी चीज पढ़ा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। हम जितना शॉर्ट पढ़ेंगे और स्वीट पढ़ेंगे उतना ही हमको कंप्लीट मेमोराइज भी होगा, और हमको मार्क्स लेने में और लिखने में भी इजी होगा। ओके, सो इन सीटू एंड एक्स सीटू मैंने दोनों को डिफरेंस वे में आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। ये आपको नोट्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है। लेट्स स्टार्ट। इन सीटू मीन्स अंदर। पहले एक चीज समझ लीजिए, हम इन सीटू और एक्स सीटू का मतलब जान लेते हैं। इन यानी अंदर। सो ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जिनको बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है वो उन्हीं के एरिया में कंजर्व करेगी। ओके, और जो एक्स सीटू है, एक्स यानी बाहर ले जाना, बाहर की तरफ, यानी ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो बेसिकली एक्सटिंक्ट होने वाले हैं इस वर्ल्ड से, उनको हम बाहर निकालना है उस एरिया से, और फिर कहीं पे जाके उनको रखें। ठीक है, सो इसलिए इन सीटू का फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी इन्हीं के एरिया में इन्हीं को कंजर्व करना। ऑन साइट कंजर्वेशन, इन्हीं के एरिया में इन्हीं को कंजर्व करना, फर्स्ट पॉइंट। इस पे आइए एक्स सीटू का फर्स्ट पॉइंट, ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी इनके एरिया से बाहर निकाल लेना और फिर इनको कंजर्व करना। ओके, क्या पॉइंट है बच्चों? ऑफ साइट कंजर्वेशन। सो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ विद कीवर्ड। क्लियर? कीवर्ड क्या है इसमें? ऑन साइट और इसमें ऑफ साइट। क्लियर? सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। मैंने आपको बोला कि हम प्लांट्स और एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको कंजर्व करेंगे। सो उनको कंजर्व करेंगे यानी हम उनकी जेनेटिक रिसोर्सों को कंजर्व करेंगे। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। क्लियर हुआ आपको? ये हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? ऑन साइट, यानी इन्हीं के एरिया में इन्हीं को कंजर्व करना। सो जब मैं इन्हीं के एरिया में इन्हीं कंजर्व कर रही हूं, तो बट नेचुरल है, मैं इनके नेचुरल हैबिटेट में ही वी हैव टू कंजर्व ऑल ऑफ देम देयर ओनली। ओके, सो व्हाट इज द पॉइंट? अगेन वी हैव टू रीड इट। कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ओके, याद रखिएगा, ऑन साइट यानी उन्हीं के एरिया में उन्हीं को उनकी नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना। ओके, अब इस पे आते हैं एक्स सीटू पे। हम कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड species of plants and animals are
टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। लाइन पे ध्यान दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड यानी जो धमकी भरे, दुबे चुपके ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो एंडेंजर्ड हैं, यानी वो एक अलार्म है हमारे लिए कि ये एक्सटेंट होने वाले हैं। ओके, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। यहां पे ध्यान दीजिए, आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, और यहां पे ध्यान दीजिए in their natural habitat. No taken out are present over here. Okay, but here it is present. क्या है? Are taken out from their natural habitat means उनके natural habitat से बाहर निकाल लेना. Placed in the special areas, और कहीं special areas में उनको placed करना, and given special care, और उन्हें special care देना. क्लियर? डेफिनेशन आपको समझ आई बच्चों? क्या डेफिनेशन है एक C2 की? कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन द स्पेशल एरियाज एंड गिवन स्पेशल केयर। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसके? जूलॉजिकल गार्डन्स, तो जू कॉमन एग्जाम्पल है जहां पे हम देखने भी जाते हैं ऐसे एनिमल्स को, और छोटे बच्चों को भी हम ऐसे पार्क्स में ले जाते हैं. सो दैट्स व्हाई जूलॉजिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये तीनों के तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको XC2 का अगर लिखने आता है तो आपको लिखना है. ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन XC2. ओके, be careful at the time of writing in the CBSE board examination. Write always all the key points first, then only you have to explain that. Clear बेटा? अब इस पे आइए INC2 पे. अब हमने ये तो जान लिया, INC2 यानी ऑन साइट कंजर्वेशन, उन्हीं की एरिया में, उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में उनको कंजर्व करना. ओके, सो इसका थर्ड पॉइंट है protection of biodiversity hotspots. Most important keyword in C2 conservation. Okay, protection of biodiversity hotspots regions. यानी हम अगर उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको कंजर्व कर रहे हैं, किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स को. सो इट मीन्स देयर आर सम biodiversity hotspots regions, and it can be divided into two again. One is high levels of species richness, means ऐसी biodiversity hotspots area में high level of species richness मिलेगी. Okay, and high degree of endemism. Be careful, these two are the keywords of this INC2. Okay, second, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. अब एंड आ रहा है, एंड वर्ड पे ध्यान दीजिए. इट मीन्स स्पीशीज दैट आर कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर. दिस इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिज्म. बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ राइटिंग बेटा. क्लियर? सो हमने क्या पढ़ा कि जो हम INC2 में प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो बेसिकली एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन्स हैं, जिसके पास टू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. पहली है हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे हाई लेवल में. और सेकेंड है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, यानी ऐसे लोग और ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो बेसिकली एक ही एरिया में नेचुरल हैबिटेट में हम कंजर्व करेंगे, वो वहां पे बहुत सारे हैं, बट वो वहां पे एंडेमिज्म भी है, यानी वो अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए कन्फाइंड है और वो कहीं नहीं पाए जाते. ओके, सो मैं कैमरे के पीछे जाती हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको रब करके वापस से लिखूंगी. क्लियर? जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये नोट्स बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको लिख के दिए हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे. तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ते हैं जो बेसिकली
बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आपका नीट का एग्जाम क्लियर भी नहीं हो सकता। यानी इसके जितने भी पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी बुक में, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग द नीट एग्जाम। ओके, सो इन सिटू का जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स एरिया थे अर्लियर, वो कितने थे 25। कितने थे 25, उसमें 9 और मोर ऐड कर दिए। यानी 25 तो थे, उसमें गवर्नमेंट ने 9 और ऐड किए, तो टोटल कितने हो गए बच्चों 34। ध्यान रखिएगा, ये नीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पॉइंट आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में अगर नहीं लिखते हैं देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बट दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट। ध्यान रखिएगा, अर्लियर कितने थे 25, फिर उसमें 9 और ऐड किए, तो टोटल वी हैव 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स एरिया नाउअडेज। ओके, देन all biodiversity hot spots are put together, then they cover only less than 2% of total Earth's land area. This point is also very much important for your need. यानी बुक कहती है कि अगर हम जितने भी टोटल बायोडाइवर्सिटीज एरिया हैं, कितने हैं 34, इन सब को अगर हम क्लब करके एक जगह रख दें, तब ये मुश्किल से लेस देन 2% अर्थ लैंड एरिया कवर कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है 3 इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रीजन्स आर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयास। और ये जो दोनों के दोनों आपके बायोडाइवर्सिटीज एरिया हैं, ये एक्सेप्शनली हायर रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एरिया है। ओके, देन जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो है नेशनल पार्क्स जो कि 90 हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो 14 हैं, सेंचुरीज जो 448 हैं। ये नंबरिंग भूलना मत, यानी ये जितना पार्ट मैंने आपको पढ़ाया इट इज ओनली फॉर योर नीट, ध्यान रखिएगा। बट जब अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दें तो वो डेफिनेशन लिखे, और जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया मैंने इससे पहले डिवीजन करके बताया एंडेमिज्म तक, उसके बाद ये 3 एग्जाम्पल लिखना भूलिएगा मत, इट इज मस्ट। ओके, एनी हाउ यू हैव टू राइट ऑल द एग्जाम्पल्स इन सीटू कंजर्वेशन। एक बार फिर से रिपीट करी हूँ, अर्लियर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया थे दैट वाज ओनली 25, फिर 9 मोर ऐड किए गए, देन नाउअडेज इट इज 34। फिर उन्होंने बोला कि जितने भी बायोडाइवर्सिटीज एरियाज हैं अगर हम उनको एक साथ रखते हैं तो ये केवल लेस देन 2% अर्थ लैंड सरफेस को कवर करेंगे। देन 3 इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी आर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयास, और ये दोनों हाई डिग्री ऑफ एक्सेप्शनली हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कवर करते हैं। ओके, देन इसके जो एग्जांपल्स हैं वो नेशनल पार्क जो कि 90 है, देन बायोस्फीयर रिजर्व जो 14 है, एंड सेंचुरीज जो 448 है। ओके, चलिए अब एक्सी2 देख लेते हैं। एक्सी2 में हमने उनके एग्जाम्पल तक पढ़ा। जो एक्सी2 के एग्जाम्पल थे जल्दी बताइए मुझे, या तो आपने कर ही लिया होगा। हाँ हाँ बोलिए, क्या था वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क थे, जूलॉजिकल पार्क था और बॉटनिकल गार्डन था। पढ़े थे ये तीनों एग्जाम्पल। अब जो हमारा एक्सी2 है वो एक्सेप्शनली कुछ एडवांस टेक्निक हमको देता है। क्यों? क्योंकि हम उनके नेचुरल हैबिटेट से उस जो एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनको लेके आ रहे हैं, और फिर उनको हम एक सेफ जगह पे रख के स्पेशल केयर दे रहे हैं। तो इसके अंडर में हमको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मिलते हैं, और हम कह सकते हैं कि 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सी2 एरियाज मिलते हैं, मैथड्स मिलते हैं, वो हम देख लेते हैं इसमें। सो पहला है क्रायो प्रिजर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यूज के थ्रू, ये आपका बेसिकली 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। सो क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स जो गैमेट्स होते हैं थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स के, उनको हम प्रिजर्व करेंगे इन वेबल एंड फर्टाइल कंडीशन में फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ओके, यानी जो थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके गैमेट्स हम बेसिकली
एक प्रिजर्व करने वाले हैं वेबल एंड फर्टाइल कंडीशन में, यानी वो फर्टाइल होना कंपलसरी है। अगर फर्टाइल नहीं होंगे तो देयर विल बी नो यूज फॉर द क्रायो प्रिजर्वेशन, ओके, फॉर द लॉन्ग पीरियड्स। क्लियर? देन सेकेंड जो है वो है एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो टेक्निक। तो सेकेंड टेक्निक हमारी क्या आई? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज ऑल्सो नाउअडेज वेरी कॉमन दैट वी नो वेरी वेल, ओके। जो थर्ड टेक्निक है वो है टिश्यू कल्चर मैथड दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम क्लास 9th, ओके। सो टिश्यू कल्चर मैथड कैसे होते हैं? प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड थ्रू टिश्यू कल्चर मैथड्स, ओके। और जो फोर्थ टेक्निक है, यानी ये हमारी थर्ड टेक्निक हुई, सो आई शुड अंडरलाइन दिस। एंड जो फोर्थ टेक्निक है वो है हमारी सीड बैंक्स। ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना? सो सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली important plants can be kept for long periods, okay? क्या करेंगे हम सीड बैंक में? ऐसे सीड जिनके जो जेनेटिक स्ट्रेन्स हैं जो कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उनको फर्टाइल कंडीशन में ही लॉन्ग पीरियड्स के लिए हम सीड बैंक के अंदर स्टोर करके रखेंगे और प्रिजर्व्ड करके रखेंगे। एंड देन व्हेनेवर वी नीड टू प्रोपोगेट इट वी कैन डू दैट, ओके। सो ये और 4 जो मैथड्स हैं XC2 के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रायो प्रिजर्वेशन। इस क्रायो प्रिजर्वेशन में हम थ्रेटेंड प्लांट्स और एनिमल्स के जो गैमेट्स हैं उनको वेबल और फर्टाइल कंडीशन में लॉन्ग पीरियड्स के लिए स्टोर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। सेकेंड हमारा मैथड है एग कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो टेक्निक और थ्रू इन विट्रो टेक्निक, ओके। And tissue culture method that we know very well, plants can be propagated through tissue culture method, and the last one is seed bank. इसमें हम क्या करेंगे? कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं जो बेसिकली थ्रेटेंड है और एंडेंजर्ड है, उनकी सीड्स को जो डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स की होंगी हम उनको कैप्ट कर लेंगे इनसाइड द सीड बैंक फॉर लॉन्ग टर्म्स, ओके। सो मैं फिर से कैमरे के पीछे जा रही हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत स्मॉल पोर्शन हमारा इंस्टीट्यूट का बचा है, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि ये जो NC2 और XC2 है इसके लास्ट के पॉइंट्स में क्या छुपा हुआ है, यानी वो क्या ट्रेजर है जो हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला है जो आपके नीट में और CBSE के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, ओके। सो जो हमारी इंडिया है वो बेसिकली एक स्पेशल टाइप की हिस्ट्री को फॉलो करता है जिसके अंदर कल्चरल और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज होती हैं। यानी इंडिया के अंदर कुछ कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं जो एक हिस्ट्री बनाते हैं, और स्पेशली ये जो हिस्ट्री है यानी कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस की, ये एम्फसाइज करती है स्पेशली टू प्रोटेक्ट द नेचर, ओके। सो लेट्स रीड इट। India has a history of cultural and religious traditions that emphasized protection of nature. और इस protection of nature में especially 2 most important part है, एक है हमारा trees और दूसरा है वाइल्ड लाइफ, ओके। और हम जानते हैं जो NC2 एरिया होते हैं उसमें ट्राइबल्स सबसे ज्यादा हमको मिलते हैं, और जो ट्राइबल्स होते हैं वो अपनी एक स्पेशल टाइप का उनका कल्चर है, स्पेशल टाइप का रिलीजन है और उसकी वो फॉलो करते हैं और स्पेशली ट्रीज और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को बहुत सेव करते हैं, ओके। इसी को उन्होंने सैक्रेड ग्रूव्स बोला। सो अगर आपके एग्जाम में सैक्रेड ग्रूव्स आता है सो ये उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू एक्सप्लेन इट, ओके। अब इस सैक्रेड ग्रूव्स के अंदर उन्होंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन हमको दिए, यानी उन्होंने वो कास्ट बताई, वो जातियां बताई जो इसके अंदर आती हैं। तो चलिए रीड करते हैं। खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, ओके, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। सो ये जितनी भी 4 ट्राइबल जातियां हैं, ट्राइब्स हैं, कास्ट हैं, वो सारी सैक्रेड ग्रुप्स के अंदर आती हैं। और सैक्रेड ग्रुप्स बेसिकली वो एरिया है जहां पे बेसिकली हिस्टोरिकल, कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस फॉलो किया जाते हैं जो एम्फसाइज करता है प्रोटेक्शन ऑफ नेचर को, और उसमें स्पेशली ट्रीज और वाइल्ड लाइफ आते हैं, ओके। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं इस इंस्टीट्यूट के।
तो लास्ट जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो लास्ट रिफ्यूजी ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स थे वो कहाँ पे थे, वो बेसिकली मेघालय में सिचुएटेड थे। और उन्होंने क्या रखा था बच्चों, रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स को रखा हुआ था। ओके, सो अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि लास्ट रिफ्यूजी ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ पे सिचुएट करते थे, तो मेघालय पे टिक करिएगा। और उन्होंने रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को रखा था। क्लियर, तो ये यहाँ पे आपका इन सिटू और एक्स सिटू कंप्लीट हुआ। क्लियर, अब जो लास्ट पॉइंट है, यानी ये जो इन सिटू और एक्स सिटू का समिट हुआ था, मीट हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, उस कंट्री का नाम क्या था और किस ईयर में हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, यानी पहला जो कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, हिस्टोरिक था, वो उसको क्या नाम दिया बच्चों, अर्थ समिट। इट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, कौन से ईयर में, 1992 में। क्या नाम दिया, द अर्थ समिट। ओके, याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर इसका फॉलोअप लिया गया, जब इसका फॉलोअप लिया तो उसको एक नया नाम दिया जिसको उन्होंने वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन, अब कहाँ हुआ था ये, 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। 190 कंट्रीज ने एक साथ इसमें प्लेज उठाया था और उन्होंने 2010 तक इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की बात बोली थी। ओके, और किसके वे में बात बोली थी, ग्लोबली वो अचीव करेंगे, रीजनल वाइज अचीव करेंगे एंड लोकल एरिया वाइज वो अचीव करेंगे। फिर से बोल रही हूँ, 1992 में अर्थ समिट हुआ था और वर्ल्ड समिट हमारा 2022 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। ओके, और इसमें 190 कंट्रीज ने प्लेज उठाई थी एक साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2010 तक कंप्लीट करने के लिए, ग्लोबली, रीजनली एंड लोकल एरिया वाइज। ओके, सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं इसको समझाऊं, और जो चीज मैं शॉर्ट नहीं कर सकती उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे ऐसे लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते बच्चों। सो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस